everyone, welcome back to PWIT Jam and CSIR Net. I am Radhika Gandhi and we are studying thermal physics. Thermal physics हमने जैसा कहा था कि 3 sections में divided है. The first is about kinetic theory of gases जो हम already cover कर चुके and उसके बाद है thermodynamics जो हम अभी start कर रहे हैं. तो let's see कि हम इस lecture में क्या क्या चीज़ें cover करेंगे. So of course thermodynamics start with the zeroth law of thermodynamics. Although ये law बाद में आया था but never mind. तो first हम देखेंगे zeroth law of thermodynamics क्या होता है, क्या explain करता है. उसके बाद हम देखेंगे first law of thermodynamics कि first law क्या बताता है और हम उसे कैसे यूज करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम होते हैं. कभी हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस हम उन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे कि उन सिस्टम्स में फर्स्ट लॉ अगर हम अप्लाई करें तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस. तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर आइडियल गैसेस हमें प्रोवाइडेड है और अगर हम उन्हें मिक्स करें तो ऑफ कोर्स हमारे जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज. यस, अगर हमारे पास एक कोई गैस है, इट कैन बी मोनो एटमिक, डाई एटमिक, ट्राई एटमिक, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हो सकती हैं. आइडियल गैसेस की हम बात कर रहे हैं. अगर हम इन गैसेस को मिक्स करेंगे तो हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी वो हम पढ़ेंगे इसमें, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस. नेक्स्ट इज एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन. तो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन आप एक तरह से स्पेशल केस कह सकते हो आइडियल गैसेस का, ऑल्दो दिस इज अ बिट डिफरेंट. ओके, सो वी विल हैव अ लुक एट एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन और इसे हम नॉर्मली फ्री एक्सपेंशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. एंड देन वी विल हैव अ लुक एट PYQs. तो इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कह सकते हो, एक तो है एप्लीकेशंस of first law of thermodynamics and mixing of ideal gases and of course adiabatic free. ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आज के लेक्चर में. तो लेट्स बिगिन द सेशन. तो सबसे पहले है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जीरोथ लॉ क्या कहता है, अब ये जानने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए वो क्या है. तो फर्स्ट इज डायाथर्मल वॉल. नाम से ही पता चल रहा है कि डायाथर्मल वॉल क्या होगी कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, अगर वो सेपरेटेड है, दो गैसेस अगर सेपरेटेड हैं एक डायाथर्मल वॉल से, उनमें जो हीट है वो पास हो जाएगी. डायाथर्मल वॉल क्या करता है, हीट को अलाउ करता है पास होती है. और ऐसे ही हमारे पास एक होती है एडियाबैटिक वॉल. एडियाबैटिक वॉल हीट को पास नहीं करने देती, डज नॉट अलाउ हीट पास. मतलब थर्मल इंटरैक्शन नहीं होता अगर दो गैसेस एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है. ठीक है, अब हमने देख लिया कि डायथर्मल वॉल क्या होती है और एडियाबैटिक वॉल क्या होती है. अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो जीरोथ लॉ कैसे आया था, तो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था. तो लेट्स से यू हैव 3 सिस्टम. एक है आपके पास सिस्टम ए, एक है सिस्टम और एक है सिस्टम सी. ये जो पूरा सिस्टम है ये आइसोलेटेड है और आप कह सकते हो कि ये हमारी जो इसकी बाउंड्री है वो एडियाबैटिक वॉल है, आइसोलेटेड है. तो एडियाबैटिक वॉल को हम हाईलाइट करके कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज योर एडियाबैटिक वॉल. अब क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, सो दिस ब्लू कलर इज डिनोटिंग द एडियाबैटिक वॉल. आइसोलेटेड है हमारा पूरा सिस्टम. तो फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि हमारे पास ए और बी के बीच में भी एक वॉल है और ए बी एंड सी के बीच में भी एक वॉल है. अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर तो एडियाबेटिक वॉल लगा रहे हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में, एंड इनकी यहाँ पर जो है डायथर्मल वॉल, थिंक इज फॉर डायथर्मल वॉल। ओके, अब जैसा कि ए और बी के बीच में एडियाबेटिक वॉल है, यहाँ पर हमारी डायथर्मल वॉल है, तो डायथर्मल वॉल क्या करती है, हीट को पास करने देती है, मतलब थर्मल इंटरैक्शन अलाउड होता है। थर्मल इंटरैक्शन का मतलब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज होगी। ओके, तो अगर ए और सी के बीच में डायथर्मल वॉल है, बी और सी के बीच में भी डायथर्मल वॉल है, इनका जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब जो चीज ऑब्जर्व की गई थी ये था कि TA will become equal to TC and TB TC के इक्वल आ गया था। ये तो था फर्स्ट केस में। अब A और B के बीच में तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा बिकॉज इनके बीच में एडियाबेटिक वॉल है, वो हीट को पास नहीं करने देती। अब सेकंड केस में क्या हुआ था, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था हम कह देते हैं एक्सपेरिमेंट 1, एंड 1 से हमें ये चीजें मिली थी। अब सेकंड में क्या हुआ था, तो अगेन यू हैव अ सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। अब क्या किया गया था, हमने इन वॉल्स को एक्सचेंज कर दिया था। मतलब जहां पर डायथर्मल वॉल है वहां पर एडियाबेटिक वॉल आ जाएगी, जहां पर एडियाबेटिक वॉल है वहां पर डायथर्मल वॉल। तो हमारी डायथर्मल वॉल यहाँ पर थी, अब डायथर्मल वॉल इधर आ गई है। सो अब हमारी डायथर्मल वॉल इधर है एंड एडियाबेटिक वॉल कहाँ है, इधर। एंड यहाँ पर तो हमारी एडियाबेटिक वॉल है ही बिकॉज हमारा पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, हमने नया सिस्टम नहीं लिया, हमने वही सिस्टम को उठा के बस वॉल्स एक्सचेंज किए। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि TA TB TC के इक्वल था, TB TC के इक्वल हो चुका था। मतलब उस टाइम पे तो ऑल दो टेम्परेचर डिफाइंड नहीं था, पर जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखा तो A है और B है, बिकॉज के बीच में डायथर्मल वॉल है तो क्या होना चाहिए, हीट एक्सचेंज होनी चाहिए। बट जो ऑब्जर्व किया गया था वो ये था कि हीट एक्सचेंज नहीं हुई। अब हीट एक्सचेंज नहीं हुई बिकॉज वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे थे। मतलब यहां से क्या ऑब्जर्व किया गया कि TA इज इक्वल्स टू TB, तो व्हेन TA इज इक्वल्स टू TC, अब यहां से हमारा जीरोथ लॉ क्या कहता है, TA इक्वल्स टू TC था, TB इक्वल्स टू TC था, मतलब यहीं से वैसे तो हमें पता चल रहा है कि T इक्वल्स टू zeroth law क्या कहता है, if two systems are separately in thermal equilibrium with the third system they will also be in thermal equilibrium with one another। तो ये था हमारा zeroth law of thermodynamics, जो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ऑल्दो हमने स्टार्टिंग ही टेम्परेचर की नोटेशन से की है कि टेम्परेचर इक्वल होगा, लेकिन हमें बाद में पता चला था, उन्होंने एक क्वांटिटी को लेके चला था कि एक क्वांटिटी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है तो एक्सचेंज हो रही है। उस टाइम पे उन्हें पता नहीं था कि ये टेम्परेचर, बट आफ्टरवर्ड्स इट वाज कंक्लूडेड दैट इट इज टेम्परेचर, जब हीट एनर्जी तो टेम्परेचर इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जीरोथ लॉ हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कि ये सम होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज योर इंटरनल एनर्जी, हम U से डिनोट करते हैं, equals to total kinetic energy, internal kinetic energy of the system and total internal potential energy of। ओके ये तो चलो हमें पता ही था, हमें टर्म जो गिवन है इंटरनल एनर्जी वहीं से पता चलता है कि यही होगी इंटरनल एनर्जी डेफिनेट। बट ये जो इंटरनल एनर्जी है ये
इसमें अगर हमें चेंज लाना हो तो किन तरीकों से आ सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, या फिर किन किन तरीकों से हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर पे ही डिपेंड करती है, मतलब इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, स्टेट फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ऑफ कोर्स की पाथ पे कैसे ही डिपेंड करेगी, बिकॉज इसकी जो डेफिनेशन है वहीं से पता चल रहा है कि ये सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो हर पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है किसी सिस्टम की अलग होगी, सिर्फ स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वो स्टेट फंक्शन का एक और तरीके से हम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एट सम पॉइंट हमारे पास सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, अगर हम कुछ कंडीशंस लगा के मेरा सिस्टम ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, लेट्स से ए पे तो है मेरे पास पी ए वी ए एज द सिस्टम प्रॉपर्टीज, ई पे है, ठीक है। अब ए से बी जाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। इस पाथ से भी जा सकता है, I1 कह देते हैं इसे, इस पाथ से भी जा सकता है I2, एंड इस पाथ से भी जा सकता है I3। अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि हम सिस्टम को किसी भी पाथ से लेके जाएं, हमारी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सेम रहेगी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से हम डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा यू चाहे हम ए बी से, ए बी वैसे तो ए बी ए से बी ही जा रहे हैं, बट हम पाथ डिफरेंट ले रहे हैं, या हम I1 से जाएं, या हम I2 से जाएं, या हम I3 से जाएं, सेम रहेगा। ये मतलब होता है हमारे स्टेट फंक्शन, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अब हमने मेंशन किया था कि इंटरनल एनर्जी को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी किन तरीकों से चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है ना कि हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम है, गैस है, अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करें, दिस इज अ वेरी वेग विजुअलाइजेशन, कि हमारा कोई सिस्टम है, अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करें तो क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन है वो कैसे चेंज, थर्मल इंटरैक्शन की वजह से। थर्मल इंटरैक्शन में क्या होगा, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और उसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमने देखा था। तो एक तो तरीका है इंटरनल, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी भी चेंज, बिकॉज योर इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे बाहर से तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या देखा हमने, थर्मल इंटरैक्शन वजह से। थर्मल इंटरैक्शन इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। और किस तरीकों से हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, अगर हम अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, अगेन हमारे पास कोई सिस्टम है और अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, लेट्स से अगर हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, लेट्स से हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, तो क्या होगा, अब यहाँ पर मैकेनिकल इंटरैक्शन पिक्चर में आ जाएगी। इससे क्या होगा, अगर हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, बॉल अगर प्रेस करेंगे तो कंप्रेशन होगा वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, अब कंप्रेशन होगा, वही इंटरनल एनर्जी फिर से चेंज होगी। मतलब मैकेनिकल इंटरैक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। और किस तरीके से चेंज आ सकता है हमारी इंटरनल एनर्जी में, अगर मैं बाहर से कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ला के अंदर डाल दूं तो भी तो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तब कैसे चेंज होगी हमारी इंटरनल एनर्जी,
अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स बाहर से लाकर हमारे सिस्टम में डालेंगे, हमारे सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज। मतलब थर्ड एक और तरीका क्या आ गया, अगर हम बाहर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाके डाल देते हैं, हमारे पास कोई सिस्टम है अगेन एंड बाहर से हम कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाल रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। दिस इज द थर्ड रीजन जिस तरीके से हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। ओके अब हमने ये जो 3 रीजंस देखे हैं जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी पे अफेक्ट होता है, वो क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट है वो तो है थर्मल इंटरैक्शन, सेकंड है मैकेनिकल इंटरैक्शन। मैकेनिकल इंटरैक्शन मतलब हम कुछ वर्क कर रहे हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि वर्क होता क्या है, बिकॉज जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ यहीं से आया है। कहाँ से? इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट को रिलेट करता है। लेट्स हैव अ लुक एट वर्क। तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्मली हमें पता है वर्क इज इंटीग्रल ऑफ डीवी। पी हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम अप्लाई कर रहे हैं एंड डीवी इज अ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब बिकॉज ये इंटीग्रेशन है पी डी वी का, तो जब हम अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम की ग्राफ गिवन है, अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम, अगर इसका हमें ग्राफ गिवन है तो वर्क क्या डिफाइन करेगा? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व ऑफ पी, मतलब जो पी का जो प्लॉट हमने किया है उस कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिफाइन करेगा। अगर ये हमारा कर्व है कोई, तो इसके अंडर जो एरिया होगा दैट विल बी योर वर्क। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वर्क के केस में? वर्क हम सिस्टम के ऊपर कर भी सकते हैं और सिस्टम भी वर्क कर सकता है। मतलब वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ओके, अब हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या होता है? वैसे तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे? हम फिर भी चलो 2 केसेस लेकर चलते हैं। तो एक केस है हमारे पास ये, जहाँ पर हमारा जो कर्व है वो इस तरह से जा रहा है। मतलब इनिशियल मेरी वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? इनिशियल मेरी वॉल्यूम की वैल्यू V1 है, फाइनल मेरी वॉल्यूम की वैल्यू V2 है। अब फाइनल वाली जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है तो क्या होगा? dV। जब हम वर्क डिफाइन करते हैं P dV आता है। अब P dV है, अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा है, फाइनल वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो पॉजिटिव होगा, वर्क विल बी पॉजिटिव व्हेन योर V2 इज ग्रेटर। ये हमें ग्राफ से ही पता चल रहा है। अब वर्क पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? अगर मेरा वॉल्यूम बड़ा है, फाइनल वाला जो मेरा वॉल्यूम है वो अगर बड़ा है इनिशियल वाले से, मतलब मेरी गैस एक्सपैंड हुई है। मतलब गैस अगर एक्सपैंड हुई है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब ये एक कन्वेंशन याद कर लो कि व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। सिमिलरली हम हीट में भी ये कन्वेंशन देखेंगे, बट जब गैस वर्क करती है तो वो पॉजिटिव होता है। इसका सिमिलर दूसरा केस भी हम देख सकते हैं। दूसरे केस में क्या होगा? अगर मेरी वॉल्यूम की वैल्यू कम हो रही है, अलग से करते हैं, तो अगर सेकंड केस क्या हो जाएगा? दिस इज बी, दिस इज सेकंड। अगर ऐसा कर्व है,
this is V1, this is इस केस में V1 की वैल्यू जो इनिशियल वाला था, इसे VI VF कर, ज्यादा क्लियर होगा। दिस इज VF, इनिशियल वैल्यू बड़ी थी, फाइनल वैल्यू कम है। इस केस में क्या होगा, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव। अब अगर फाइनल वॉल्यूम छोटा है, मतलब हमारी जो गैस है वो कंप्रेस हुई है, गैस इज कंप्रेस्ड, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। अब जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, बाहर से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, उस केस में हमारा वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसी तरीके से अगर हमें साइक्लिक प्रोसेस दे दिया जाए, उस केस में हम कैसे बताएंगे कि मेरा वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो लेट्स, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की साइकिल गिवन है, फ्रॉम हमारा सिस्टम जाता है फ्रॉम A टू B, दिस इज योर वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर। अगर हम जाते हैं फ्रॉम A टू B एंड देन फ्रॉम B टू A, इस केस में ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, इस केस में मेरा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता क्या है वैसे, एरिया अंडर द कर्व होता है हमारा वर्क डन। इस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, तो पहले हम A टू B जा रहे हैं C पाथ के अलोंग, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B अलोंग पाथ C प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A अलोंग पाथ D। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है अल्टीमेट, तो यही रीजन हमें बता रहा है ना कि कितना वर्क डन हुआ है। अब ये रीजन का हम कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम A टू B का एरिया लें माइनस कर दे B टू A का एरिया, तो हमें यही रीजन मिलेगा। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ACB मेंशन कर देते हैं, D इसे E, तो एरिया ऑफ ACBDE, ACDE माइनस एरिया ऑफ दिस कर्व फ्रॉम B टू A, जो हम D पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो दैट विल बी एरिया ऑफ BDA ED। तो अगर हम ये परफॉर्म करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट रीजन विच इज एरिया ऑफ ACBD, ACBDA। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव आया, मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगर हमारा जो वर्क डन है, जो हमारी साइकिल थी, अगर वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज का देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं जैसे हमने क्लॉकवाइज का देखा है। तो क्लॉकवाइज के केस में, क्लॉकवाइज साइकिल के केस में हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, एंड एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, इस केस में हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। और एक और हमने कन्वेंशन देखी थी कि इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट विल बी नेगेटिव। ये कन्वेंशन हमें ध्यान में रखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ये तो होता है वर्क। इसी तरह से हीट भी डिफाइंड है। अब हीट क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, मेक सेंस राइट। क्या होता है, अब जैसा हमने वर्क देखा, वर्क तो पाथ वेरिएबल है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं राइट। वैसे ही हीट भी हमारा पाथ फंक्शन इज ऑल्सो
पाथ वेरिएबल, मतलब हम कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने मेंशन किया था कि वर्क इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, तो हमने जैसे फिगर हमने कैलकुलेट किया था वहीं से क्लियर हो गया होगा, वर्क हमारा एक पाथ फंक्शन। तो अभी हम हीट की बात कर रहे हैं, इज अ पाथ फंक्शन। तो हीट के केस में क्या कन्वेंशन होगी? हीट के केस में कन्वेंशन ऑपोजिट है। जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो हीट हीट गिवन, इसमें भी दो केसेस होंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम। कोई केसेस हो सकते हैं, या तो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो या सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, ये कन्वेंशंस हमें याद रखने काफ़ी ज़रूरी हैं। एंड वर्क और हीट के केस में कन्वेंशंस ऑपोजिट होते हैं, यहीं से आप माइंड में रख सकते हो। बस वर्क का याद रख लो कि अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट अगर निकल रही है सिस्टम में से तो वो हमारा नेगेटिव होगा, एंड अगर हीट इज गिवन टू द सिस्टम दैट विल बी पॉजिटिव। अब हम इन्हीं कन्वेंशंस को यूज करेंगे आगे, तो लेट्स मूव। अब है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हमने बेस बना लिया है कि अब हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एक तरह से जो फर्स्ट लॉ है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ही है। वो कैसे? अगर आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा? वो हीट यूटिलाइज होगी किन चीज़ों में? इंटरनल एनर्जी चेंज होने में यूज होगी, और वर्क जो भी वर्क डन होगा। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं FLOT, विच इज जस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, डेल्टा क्यू अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे डिवाइड होती है? कुछ हीट इंटरनल एनर्जी में यूज होती है, कुछ वर्क डन में यूज। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, और in other words you can write du is equals to del q minus del w। जैसे अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की टर्म्स में लिखे, सो दैट विल बी del q equals to del w एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो किसी को, तो वो यूज होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब वैसे एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है हमारे फर्स्ट लॉ? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। So it states that when a system is constrained to undergo a change by mechanical, diffusive or thermal interaction, its internal energy changes by an amount equal to the heat transferred to it, work done on it and matter exchange। हमने इससे पहले देखा था कि इंटरनल एनर्जी में तरीकों से आ सकता है। किन तीन तरीकों से हमने देखा था? थर्मल इंटरैक्शन से, मैकेनिकल इंटरैक्शन से एंड डिफ्यूजिव इंटरैक्शन। डिफ्यूजिव इंटरैक्शन मैंने टर्म यूज, डिफ्यूजिव इंटरैक्शन का मतलब यही है कि आप बाहर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाकर ऐड कर रहे हो, या फिर किसी भी दूसरे सोर्स से हमारे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम में ऐड हो रहे हैं, दैट इज योर डिफ्यूजिव इंटरैक्शन। तो वही फर्स्ट लॉ में बताया गया है, व्हेन अ सिस्टम इज कंस्ट्रेंड टू अंडरगो अ चेंज बाय ईदर बाय एनी वे। तीन तरीके देखे थे उन्होंने, सभी मेंशन किए हुए हैं, मैकेनिकल, डिफ्यूजिव और थर्मल। अब इन चेंजेस की वजह से क्या क्या होगा? इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द, अगर हम थर्मल इंटरैक्शन करा रहे हैं तो जितनी भी हीट ट्रांसफर हुई होगी, अगर हम मैकेनिकल इंटरैक्शन है तो उसके लिए वर्क डन ऑन इट, एंड अगर डिफ्यूजिव है तो मैटर एक्स। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के लिए
फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमें पता चल रहा है सिस्टम के बारे में। तो लेट्स अहेड विद दैट। तो फर्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जब हमारा टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कैपिटल टी इज कांस्टेंट। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा उस केस में हमें, आप कह सकते हो फर्स्ट लॉ यूज करना, या फिर आप कह सकते हो हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि क्या होगा इस सिस्टम। अब अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? T इक्वल्स nRT। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड है वो पूरी कांस्टेंट हो गई। ये चीज हमें पता चल रही है किससे? कि हमारा सिस्टम आइसोथर्मल है। ठीक है, अब हमें क्या करना, क्या है हमारा फर्स्ट लॉ? क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स से हमें क्या पता है? du इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब एक चीज और, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? डी यू। जो इंटरनल एनर्जी है उसके लिए हम डी यूज कर रहे हैं, हीट और वर्क के लिए हम डेल्टा यूज कर रहे हैं। ये एक हम आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि जो हमारा पाथ वेरिएबल है के लिए हम डेल्टा यूज कर रहे हैं, हमारा स्टेट फंक्शन है जो कि इंटरनल एनर्जी है के लिए डी यूज हो। एग्जैक्ट डिफरेंस एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंस वाली चीज है। ओके, हाँ, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स अप्लाई करना है। तो डी डब्ल्यू क्या होगा? डेल डब्ल्यू क्या होगा? टी डी वी। अब पी डी वी हम कैसे निकालेंगे? हमें वर्क डन बताना है, क्या होगा वर्क डन? क्या होगा अगर हमारा टेम्परेचर कौन है? तो हम पी को कैसे लिख सकते हैं? एन आर बाई वी, एन आर टी बाई वी। यहाँ से हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? पी की वैल्यू प्लग करेंगे तो एन आर टी, हमारा कांस्टेंट है बाहर, यहाँ से क्या आ जाएगा? एन आर टी लॉग ऑफ वी, आर टी एल एन, एंड लिमिट्स गोज फ्रॉम आई इनिशियल टू वी, आई टू वी। हमारा डी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या आ गया? अब हमारा वर्क डन इज एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई। ये तो है हमारा वॉल्यूम की टर्म्स में। हम प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। प्रेशर की टर्म्स में लिखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अगेन हमने क्या देखा? V इज कांस्टेंट, मतलब P1 V1 is equals to P2 V2, और in other terms I VI, because हम इनिशियल और फाइनल की टर्म्स में बात कर रहे हैं, PI VI is equals to VF PF। अब हमें क्या चाहिए? VF over VI, तो that will be equal to PI over VF। अब बस हम ये प्लग कर देंगे इधर, क्या मिल जाएगा? वर्क डन टर्म्स ऑफ प्रेशर nRT ऑफ PI। तो ये तो था आइडियल गैस के केस में हमारा वर्क डन। सिमिलरली हम रियल गैस के केस में भी वर्क डन निकाल सकते हैं, बट उससे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह पा रहे हैं यहाँ से। ओके, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या था? Q इज प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ, राइट? यस। अब बिकॉज हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारा डी यू भी, अब वो कैसे? हमें क्या पता है? हमें क्या पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? चेंज इन टेम्परेचर जीरो, मतलब dt इज इक्वल्स टू जीरो। अब dt अगर जीरो है तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पता है? du इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। अब सिर्फ टेम्परेचर पे करती है। ओके, हमारे पास
किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल्स हैं? हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हमारे पास 3 वेरिएबल। बट हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन भी है जो इसको रिलेट कर रही है, PV इज इक्वल्स टू nRT। मतलब हम किन्हीं 2 वेरिएबल्स को लेके चले तो हम हमारे सिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज जो तीसरा वेरिएबल है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे हमारे सिस्टम को जो इक्वेशन, किसी भी पॉइंट पे हमारे सिस्टम की जो स्टेट बता रहा है, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि किन्हीं 2 वेरिएबल्स से हम हमारे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स चूज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हम ले लेते हैं कि मेरा इंटरनल एनर्जी फंक्शन होगा टेम्परेचर और वॉल्यूम का। बट अब यहाँ पर आ जाते हैं काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, मतलब आइडियल गैसेस जैसे हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि पॉइंट मासेस है, मासेस है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, ना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है, ना ही रिपल्शन है। जब हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी वहां से जो हमारा वॉल्यूम की जो डिपेंडेंसी है इंटरनल एनर्जी पे, वो 0 हो जाती है और हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर बचता है। ये तो था कॉन्सेप्चुअल ओवर। अब जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे हमने आई गेस लास्ट लेक्चर में देखा भी था, दैट du इज इक्वल्स टू n dt, या फिर हम इसे लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू n cvt। अब बिकॉज इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, तो अगर जब हमारा टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो कांस्टेंट होगी, मतलब 0 होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0 एंड चेंज इंटरनल एनर्जी विल बी 0। इफ dt इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा du भी क्या हो जाएगा? 0। अब du 0 है, तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या है? u इज इक्वल्स टू माइनस dw। यस, एंड अगर du 0 है तो इफ du 0 इज dq माइनस dw, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? dq इज इक्वल्स टू dw। दिस इज, मतलब सारा जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क। dq इज इक्वल dw। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल सिस्टम में अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं हमारे सिस्टम, तो सारी हीट किस यूटिलाइज होती है? वर्क करने में। ओके, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसे कौन से नेचर में एग्जांपल्स हैं? वो भी हमारे स्लो प्रोसेसेस होते हैं। अगर उनमें ऐसे स्लो प्रोसेसेस जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट नहीं रहता, बट स्लो प्रोसेस है तो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, तो वो सभी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर आते हैं। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जब भी हमारी स्टेट ट्रांजिशन होती है, या तो आइस मेल्ट जब होती है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जब हमारी आइस होती है पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, हम कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं, आइस मेल्ट हो जाती है एंड इट गिव्स यू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब भी हमारा ट्रांजिशन होता है, फेज ट्रांजिशन होता है, यहाँ पर हमारा सॉलिड था, यहाँ लिक्विड है, फेज ट्रांजिशन हुआ है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ओके, ये हमने देखा आइडियल गैस के केस में। रियल गैस के केस में क्या हो जाएगा? हमने आइडियल गैस के केस में क्या यूज किया था? PV इक्वल्स टू nRT। अब रियल गैस के केस में क्या हो जाएगा? हम वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन यूज कर देंगे। तो
और रियल गैस के लिए भी हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन। तो dW इज इक्वल PdV, W इज इक्वल dV इंटीग्रेशन। अब वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन क्या होती है, और आप कह सकते हो रियल गैस इक्वेशन। तो P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स एन आर टी फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। ये होती है हमारी रियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ से प्रेशर की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू एन आर टी ओवर वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर। ये है हमारी प्रेशर की वैल्यू। जस्ट प्लग दिस वैल्यू ऑफ प्रेशर हियर, हमें क्या मिल जाएगा, W इज टू एन आर टी ओवर वी माइनस एन बी डी वी इंटीग्रेशन। हम ऑलरेडी स्प्लिट करके लिख रहे हैं, हमारे पास दो टर्म्स हैं एंड दोनों टर्म्स में हमारे पास वॉल्यूम है, माइनस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ, यहाँ पर भी फ्रॉम वी आई टू वी एफ। अब हमें बस इसे इंटीग्रेशन करना है, आपको वर्क डन मिल जाएगा फॉर रियल गैस। सिमिलरली हम इसमें भी फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, दैट डी यू इज डी क्यू, जैसे हमने आइडियल गैस के केस में देखा। तो मूविंग ऑन, वी हैव आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट। हम जितने भी सिस्टम्स पढ़ेंगे अभी, हम आइसोथर्मल देखा, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, सभी में सेम प्रोसीजर रहेगा। हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे, चेंज इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड तो डेल्टा क्यू डी क्यू। ओके, सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dW इज इक्वल्स टू PdV, राइट? यस, एंड W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dW तो जीरो हो गया, मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। ओके, dW इज जीरो, चाहे वो आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, फिर वर्क डन इज जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है, dQ इज इक्वल du इज इक्वल्स टू dQ माइनस dW। अब dW इज जीरो, हमारे पास क्या बचा, du इज इक्वल्स टू dQ। मतलब हम हमारे आइसोकोरिक सिस्टम को जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी इंटरनल एनर्जी में ही यूज हो। इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी आइसोकोरिक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो सारी हीट है जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, बोथ फॉर रियल गैसेस एंड फॉर आइडियल गैसेस। नेक्स्ट वी हैव आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो अगेन हम क्या करेंगे, योर W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फॉर आइडियल गैस। पहले हम आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस के केस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बाहर dV एंड V's, अगर आपका वॉल्यूम इनिशियल वैल्यू से फाइनल पे जा रहा है फ्रॉम VI टू VF, तो हमारा वर्क डन क्या आ गया, V as it is VF minus VI. This is your work done for the case of ideal gas, pressure constant है। Similarly for real gas के केस में भी प्रेशर बाहर है, VF minus VI। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है वो हम फर्स्ट लॉ लगा के देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है, du इज इक्वल्स टू dQ माइनस dW। ओके, अब हमारा
कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, हमारा प्रेशर इज इक्वल टू du प्लस dw। अभी बस हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स अप्लाई किया है। तो du जो होता है, du तो हमें पता है क्या होता है, NCV dt। और रियल गैसेस हमें पता है du मतलब जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। अभी अभी हमने देखा था दैट du इज इक्वल्स टू NCV dt फॉर आइडियल गैसेस। अब dq क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें क्या कंडीशन गिवन है, प्रेशर कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो dq इज इक्वल्स टू NCP dt। यहाँ से cp, ओके या, तो dq is NCP dt, just plug this value and your dw is that only। वैसे आइसोबैरिक प्रोसेस की हम बात करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस का कोई एग्जाम्पल बता सकता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। तो जब हम या तो वाटर बॉईल कर रहे होते हैं, कुछ चाय बना रहे हो, बॉईल कर रहे हो, उस केस में क्या होता है, तो हमारा कंटेनर है जिसमें वाटर है, जिसमें वाटर बॉईल हो रहा है, जो कंटेनर है उसमें बाहर क्या है, बाहर कोई वॉल नहीं है, सेपरेशन वॉल नहीं है दोनों के बीच में। हमारा जो सिस्टम है वो एटमॉस्फेयर के लिंक में है। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से रेजर्वॉयर की तरह एक्ट कर रहा है। इस केस में हमारा जो प्रेशर है वो कौन, यहीं पे अगर हम उसको जो कंटेनर है उसको ढक दें, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और उस केस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस जो था वो आइसोकोरिक में कन्वर्ट हो गया अगर आपने उस कंटेनर को ढक दिया। तब एक तरह से प्रेशर कुकर में यही तो होता है। तो दैट इज द एग्जाम्पल फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। हम क्या बात कर रहे थे, यस, तो dw इज जस्ट p, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, एन सी एन हम सेपरेट करके लिख रहे हैं, तो योर पी डी वी इज इक्वल एन सी पी माइनस एन। अब जो पी डी वी है, पी डी वी को हम कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी एंड प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, एन आर डी टी, एंड इसे अगर हम यहाँ प्लग करेंगे हमें मिल जाएगी सी पी माइनस आर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है सीपी और सीवी के बीच में। तो ये हमने कैसे निकाला है, हम जब आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं एंड जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किया हमें ये रिलेशन मिला। ओके, ये तो था आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब डी क्यू विल बी जीरो होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती, नो हीट एक्सचेंज। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे, FLO, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, अब तो अच्छे से याद हो गया होगा, du इज इक्वल dq माइनस dw। अब dq इज जीरो, हमारे पास क्या बचा, दैट d माइनस dw। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है वो हम देखेंगे, बट एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उस केस में, जैसे आइसोथर्मल में क्या होता था दैट योर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट था, अब एडियाबैटिक के केस में हमारे पास होता है पी गामा इक्वल। और एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या एग्जाम्पल होगा, ऐसा केस, ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो रही हो। अब कोई भी नेचर में सिस्टम ले लो, हीट ट्रांसफर तो हो ही रहा होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम जो एकदम से उसमें कुछ चीज हो जाए जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज करने का उसे टाइम ही ना मिले, मतलब कोई भी एक्सप्लोजन या फिर क्या, बर्स्टिंग ऑफ अ टायर,
ये सारे हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस के अंडर आते हैं। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता, या तो कंप्रेस होने का, या फिर मतलब एकदम से कंप्रेस, या फिर एकदम से एक्सप्लोजन, दैट कम्स अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पीवी गामा इज इक्वल कांस्टेंट, गामा पावर है वॉल्यूम की, वी इज द वॉल्यूम। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होता है, ई डीवी। अब यूजिंग दिस हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो योर डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन पी डी वी। अब यहाँ पर हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। रिलेशन क्या है हमारे पास, दैट पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, के ओवर वी गामा, के ओवर वी गामा डीवी इंटीग्रेशन। अब के कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑन वॉल्यूम डीवी ओवर वी गामा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, के ई माइनस गामा डीवी। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमारे पास है डब्ल्यू इज के इंटीग्रेशन ई माइनस गामा डीवी। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा फ्रॉम वी आई टू वी एफ। के हमारा कांस्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है। हमें क्या मिला, के ओवर 1 माइनस गामा ई एफ 1 माइनस गामा माइनस वी आई 1 माइनस। ये तो है एक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, जब हमारी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ वॉल्यूम की टर्म्स में आया है, वॉल्यूम और गामा की टर्म्स में, बट बिकॉज हमें रिलेशन पता है दैट पी वी गामा इक्वल्स, हम इसे टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना होगा, बस आपको यूज करना होगा पी वी गामा। अभी यही, ये जो हमारा रिलेशन है इसको हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो है प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में क्या करेंगे, हम प्रेशर को एलिमिनेट कर देंगे, एनआरटी। अगर हम इस रिलेशन को वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे, प्रेशर को रिमूव करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, एंड यहां से हमें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। एन आर टी बाई वी जब हम प्लग करेंगे इस फंक्शन में, तो एन आर टी बाई वी गामा यहाँ से आ जाएगा टी वी गामा माइनस 1। ये था पी और वी की टर्म्स में, ये है अब टी और वी की टर्म्स में। सिमिलरली हम यही रिलेशन करके हमारा वर्क डन किसी भी वेरिएबल्स में लिख सकते हैं, इधर इन प्रेशर टेम्परेचर, इधर इन प्रेशर वॉल्यूम, इधर इन टेम्परेचर वॉल्यूम। आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बाद हम या इस केस में हमने ऑलरेडी निकाल लिया था दैट योर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल माइनस ऑफ वर्क डन। इसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हमारा इनिशियल पॉइंट भी सेम हो और फाइनल पॉइंट भी सेम हो। तो साइक्लिक का क्या मतलब है कि किसी एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, एक पॉइंट हो रहा है और वहीं पे खत्म हो रहा है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। यहाँ से शुरू हुआ यहीं पर आकर खत्म हो, साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस के केस में हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। दस इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट, स्टेट सेम है, इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, डी यू इज जीरो। अब अगर डी यू जीरो होगा
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हम अप्लाई करेंगे, क्या होता है फर्स्ट लॉ, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब डी यू इज 0, यहाँ से क्या आ गया, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। मतलब अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में हीट सप्लाई करेंगे, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग। सेम आया था हमारा आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल के केस में भी डी क्यू इज इक्वल डी डब्ल्यू आया था, और आइसोथर्मल तो आपको इन डिफरेंट प्रोसेसेस का ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है इन डिफरेंट प्रोसेसेस। Next, we will have a look at slope of adiabatic and isothermal process. अब देखो isothermal process में क्या होता है, isothermal process क्या होता है हमारा, PV equals constant, right? adiabatic के केस में क्या होता है, adiabatic के केस में होता है PV गामा equals, तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिमिलर लगता है, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो देखते हैं, अभी पता चलेगा। तो हम आइसोथर्मल को लेके चलते हैं। सो व्हेन पीवी इज इक्वल, हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा, ई डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी पी बाई डी वी की क्या वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमें मिलेगा ई डी वी इज इक्वल माइनस वी डी एंड डी पी बाई डी वी आ जाएगा बाई डी वी विल भी माइनस पी बाई वी। ठीक है, ये तो आया है आइसोथर्मल वाला केस प्लग कर। पीवी गामा को अगर हम लेंगे, गामा इक्वल्स कौन, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कि एज इट इज गामा का करेंगे गामा, गामा 1 प्लस ई गामा एज इट इज, यही होगा। अब यहाँ से वी गामा डी पी इज इक्वल माइनस गामा, गामा माइनस डी वी। अब डी पी बाई डी वी की क्या वैल्यू आ गई, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी गामा, वी गामा से वी गामा कैंसिल एंड वी माइनस 1 से वी नीचे आ जाएगा, तो डी पी बाई डी वी इज माइनस गामा पी बाई वी। अब पी बाई वी क्या था, बाई डी वी, से हमें बस अलग करना है, तो डी बाई डी वी एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू गामा ऑफ डी पी बाई डी वी आइसोथर्मल। हमारा क्या रिलेशन आया है कि स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमारे पास आया है डी पी बाई डी वी या स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा कर्व आइसोथर्म है और कौन सा एडियाबैटिक है। तो इफ दिस इज योर वी एंड दिस इज प्रेशर एंड हमें दो कर्व्स दे दिए जाएं, तो इफ वन लुक्स लाइक दिस एंड द अदर लुक्स लाइक लेट्स से दिस, तो इन केस में से इस केसेस में एक है हमारा ये कर्व और एक है हमारा कर्व लाइक। अब इन दोनों केसेस में कौन सा आइसोथर्म है और कौन सा एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वाला इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब एडियाबैटिक वाले का जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा। स्लोप ज़्यादा होने का मतलब उस एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व होगा वो ज़्यादा स्टीपर होगा, मतलब चेंज स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज रिप्रेजेंट करता है।
चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, बिकॉज वो ज़्यादा है, दिस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो ये स्टीपर है पिंक वाला, दिस इज एडियाबैट एंड दिस इज आइसोथर्मल और स्टीप। तो ये होता है हमारा डिफरेंस इन द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस एंड ऑफ आइसोथर्मल। ओके, अब हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। आपके पास कोई भी डिफरेंट टाइप की आइडियल गैसेस दे दी जाए, डाई एटमिक, मोनो एटमिक, ट्राई एटमिक, और उन गैसेस को मिक्स करें तो हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएंगे। ओके, तो हमारे पास कोई सिस्टम है, लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है एंड जो कि आइसोलेटेड है, मतलब एडियाबैटिक वॉल है, एंड दिस इज सेपरेटेड, एंड यहाँ पर है गैस ए एंड यहाँ पर है गैस बी। इसके हम प्रॉपर्टीज को मान लेते हैं 1 1 N1, टेम्परेचर 1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 एंड व्हाट एल्स। और बी के केस में हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, N2 नंबर ऑफ मोल्स, F2 CV2। ठीक है, ये हमारी दो डिफरेंट गैसेस हैं एंड दिस इज योर एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बिकॉज हमारी एडियाबैटिक वॉल है। अब अगर मैं इस लेयर को हटा दूं, दिस इज सेपरेशन लेयर, अगर हम इस सेपरेशन लेयर को रिमूव कर दें तो क्या होगा, गैसेस मिक्स, गैसेस मिक्स होंगी तो हमारी जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। वो कैसे चेंज होंगी वो हम देखेंगे। अब कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं इधर, बी के मॉलिक्यूल्स, ए के मॉलिक्यूल्स हैं, बी के मॉलिक्यूल्स हैं, बट प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हमें देख, एफ एफ एन एफ एफ फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट एल्स हैव सी एफ, यस, ये है हमारे वेरिएबल्स एंड एफ ई। अब हमें ये सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी है कि फाइनल हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे इजी क्या है, अगर हम दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, बीच की सेपरेशन लेयर हटा रहे हैं, तो जो पूरे वॉल्यूम, पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो वही रहेगा। अगर इतना वॉल्यूम V1 है, इतना वॉल्यूम V2 है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी EF देखेंगे हम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, EF इक्वल्स टू 1 प्लस, ये तो सिंपल है, ये अच्छे से इमेजिन भी, हम सेपरेशन लेयर हटा देंगे, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वो भी तो चेंज नहीं होंगे। अगर गैस A जो है उसके N1 मोल्स प्रेजेंट है, गैस B के N2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, तो जब सेपरेशन लेयर हटाएंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, NF क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। ठीक है, ये दोनों चीजें तो क्लियर हैं, हमारे पास VF भी आ गया एंड NF भी आ गया। हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, TF, F इक्विवेलेंट, TVF, TF। अब हमें ये बचे हुए वेरिएबल्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो हम सबसे पहले TF कैलकुलेट करते हैं, और वो करेंगे कैसे वो देखते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं। एक और चीज, जब हम
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है? डी क्यू इज इक्वल्स टू और डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। अब देखो हमारा जो सिस्टम था वो आइसोलेटेड था, एडियाबेटिक वॉल था, आइसोलेटेड सिस्टम था, तो मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट। नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब डी क्यू इज जीरो, या डी क्यू जीरो है, ये तो हमें क्लियर पता है जो हमने सिस्टम लेके चला था। अब डी डब्ल्यू क्या होगा? चेंज इन वर्क, मतलब वर्क डन है कि नहीं है कुछ। अब क्या है हमारे पास, जब हम लेयर हटा रहे हैं हमारे क्या हो रहा है, बस दो गैसेस जो है वो मिक्स। अब यहाँ पर ना तो हमारी बाउंड्री, हमारा कंटेनर है, ना तो हमारी बाउंड्री मूव कर रही है। मतलब करने का क्या मतलब होगा, अगर इनवर्ड मूव कर रही होगी तो कंप्रेशन होता है, आउटवर्ड करेगी तो एक्सपेंशन होता है, राइट। अब जो हमारी बाउंड्री है कंटेनर की वो तो फिक्स है, कोई मैकेनिकल इंटरैक्शन नहीं हो रहा, मतलब वर्क डन इज जीरो, मतलब dw is also zero, no mechanical interaction, no mechanical interaction। हमारी बाउंड्री फिक्स्ड है क्योंकि मैकेनिकल इंटरैक्शन, आप इसे कह सकते हो बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। अब dw भी जीरो है, dq भी जीरो है, तो मतलब du इज ऑल्सो जीरो। यहाँ से क्या आ गया, du इज ऑल्सो जीरो। अब du जीरो होने का क्या मतलब है, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर हम दो आइडियल गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, मेरी इंटरनल एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब इंटरनल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब यही हम फैक्ट यूज करेंगे फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने। पता चल गया इंटरनल एनर्जी कंजर्व्ड। अब क्या होगा, 1 इनिशियल प्लस यू इनिशियल किसके इक्वल होगा, 1 फाइनल प्लस यू फाइनल। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल एन, यही फॉर्मूला होता है। और अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में बात करें, सो दैट विल बी एन एफ बाई टू आर टी। क्या अब हमें बस ये फॉर्मूला यूज करना है। तो U1 इनिशियल क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास गैस 1 के N1 नंबर ऑफ मोल्स थे, F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम R T1 बाई, तो है इनिशियल स्टेट में गैस A का, इनिशियल स्टेट में गैस B N2 नंबर ऑफ मोल्स थे, F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम R T2 टेम्परेचर पे था ओवर 2। अब फाइनल स्टेट में क्या हो रहा है, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हो रहे ना, जितने नंबर ऑफ मोल्स थे गैस ए के उतने ही रहेंगे, N1 F1। अब जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा सिस्टम का, तो हम TF से डिनोट करेंगे, N1 F1 R TF ओवर 2 प्लस U2F क्या हो जाएगा, N2 F2 R TF ओवर 2। अब क्या करेंगे, जस्ट कॉमन ले लेते हैं एंड हमारे पास आ गया N1 F1 1 प्लस N2 F2 इज इक्वल्स टू R बाई 2 को हम कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज दोनों लेफ्ट में भी है राइट में भी है। हमारे पास आया N1 F1 F को कॉमन ले लेते हैं, N1 F1 प्लस N2 F2 इंटू TF। अब यहाँ से TF की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फाइनल टेम्परेचर N1 F1 T1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय N1 F1 प्लस N2 F2।
अब ये जो हमारा रिलेशन आया है फाइनल टेम्परेचर का, वो किसकी टर्म्स में आया है? नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखो हमने F1 की भी बात की है। तब जनरली हम क्या करते हैं कि हम सेम टाइप ऑफ गैसेस को, सेम टाइप ऑफ गैसेस का मतलब क्या हो जाएगा, या तो हम एटमिक को ही मोनो एटमिक में मिक्स कर रहे हैं, या फिर डाई एटमिक, दोनों गैसेस डाई एटमिक है, या फिर गैसेस ट्राई एटमिक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सेम है। जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करी थी, मोनो एटमिक के केस में क्या आई थी? 3 आई थी। डाई एटमिक के केस में क्या आई थी? 5 आई थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक टाइप ऑफ गैस के लिए सेम रहती है। तो अगर इसका हम स्पेशल केस देख सकते हैं, जब हमारी एक ही टाइप की गैस है, एक ही टाइप की गैस है, मतलब वहां से क्या होगा ना, F की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F हो जाएगा। बस इसको F प्लग कर लो, कर लेते हैं। चलो, फॉर सेम टाइप ऑफ गैस, सेम टाइप ऑफ गैस का यहाँ पर क्या मतलब है? या तो हम मोनो एटमिक की बात कर रहे हैं, या फिर डाई एटमिक की बात कर रहे हैं, या फिर ट्राई एटमिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो F1 हो जाएगा वो F2 के इक्वल होगा। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो हमारा था N1 F1 T1, राइट? N1 T1 F प्लस N2 T2 F बाहर, डिवाइड बाय N1 F1 प्लस N2 F2। तो N1 प्लस N2 F बाहर, F कैंसल्स, यहाँ से हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। उस केस में जब हम सेम टाइप ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम एक और स्पेशल केस देख सकते हैं, जब हमारा टेम्परेचर सेम है, मतलब गैस A भी T1 टेम्परेचर पे थी, गैस B भी लेट्स से T1 टेम्परेचर पे। उस केस में क्या होगा? इफ T1 is equals to T2 is equals to T same temperature, उस केस में क्या होगा? हमारा फाइनल टेम्परेचर, सो फाइनल टेम्परेचर था, अब हम सेम टाइप ऑफ गैस की बात नहीं कर रहे, हम जनरल ही लेकर चल रहे हैं। F1 F2 है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। तो N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 इज इक्वल्स टू T1 नाउ। ठीक है, तो डिवाइड बाय N1 F1 प्लस N2 F2। यहाँ से क्या हो जाएगा? जब हम T1 कॉमन लेंगे ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया? T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर। मतलब हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज वो ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, टेम्परेचर सेम है। गैस 1 का भी उतना ही था, गैस 2 का भी उतना ही था, तो फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा। अब हमने टेम्परेचर तो निकाल लिया, अब कौन सा वेरिएबल बचा है कैलकुलेट करना? तो सबसे पहले हम देखते हैं F इक्विवेलेंट की बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी हम एनर्जी कंजर्वेशन से ही, जब हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहती है जब हम दो आइडियल गैसेस को मिक्स करते हैं, हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1I प्लस U2I इज इक्वल, ठीक है। अब 1I क्या था? N1 F1 R T1 बाय 2 प्लस N2 F2 R T2 बाय 2। ये थे हमारे इनिशियल सिस्टम्स। फाइनल में क्या हुआ? NF TF R बाय N, यस F E। अब हमें NF भी पता है, TF भी पता है, ये क्या वैल्यू मिल जाएगी? F इक्विवेलेंट की। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? N1 F1 T1 बिकॉज R बाय 2 कैंसल आउट, प्लस N2 F2 T2 इज इक्वल्स टू NF TF एंड F इक्विवेलेंट। अब हमें NF की वैल्यू पता है, TF की वैल्यू पता है, हमारे पास क्या आ जाएगा? F इक्विवेलेंट। तो F इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी?
N1F1T1 plus N2F2T2 over NF is N1 plus N2, TF क्या है N1F1T1, बस उसकी वैल्यू प्लग करनी है, N1F1T1 प्लस N2F2T2 डिवाइड बाय था हमारे पास N1F1 प्लस N2F2। यहाँ पे बस हमने TF की वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया है, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। हमारे पास F इक्विवेलेंट क्या आ गया, वी हैव N1F1 प्लस N2F2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये है F इक्विवेलेंट की वैल्यू, मतलब इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी हमारी यहाँ से पता। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, CV इक्विवेलेंट। CV इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो CV होता क्या है F/2R, यही होता है। तो CV इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, F इक्विवेलेंट बाय 2R। अब हमें F इक्विवेलेंट पता है क्या है, P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो F इक्विवेलेंट वाज N1F1 प्लस N2F2, N1F1 प्लस N2F2 2R/2, राइट। यहाँ से है हमारे पास N1F1R/2 प्लस N2F2R/2, तो दिस इज 1 प्लस CV2, बिकॉज हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था ना, ये N1 इंटू N1 प्लस N2, ये है हमारा CV इक्विवेलेंट। अब हमारे पास एक चीज कैलकुलेट करने के लिए बची है, वो है इक्विवेलेंट प्रेशर। फाइनल प्रेशर क्या होगा जब हम दो डिफरेंट गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, आइडियल गैसेस को, तो मेरा फाइनल प्रेशर क्या होगा, EF क्या होगा। ओके, ये कैसे आएगा, P हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, F इज NRTF, यहाँ से हमें आ जाएगी वैल्यू PF की, इक्वल होगी NRTF बाय। अब TF की क्या वैल्यू है, VF को तो डायरेक्टली लिख देते हैं V1 2, TF क्या है N1F1T1 प्लस N2F2 डिवाइड बाय N1F1 प्लस N2F2। तो दिस इज योर फाइनल प्रेशर। हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट उसमें बस हमें बस वैल्यू प्लग करनी होगी, दैट इज वेरी सिंपल, आई विल प्रोवाइड दैट इन नो। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ प्रेशर, कि जब हम दो आइडियल गैसेस को मिक्स करते हैं हमारे फाइनल प्रेशर की क्या वैल्यू। अब हम देखेंगे इसका स्पेशल केस, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, हमने पहले देखा था कि हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें दो गैसेस है, सेपरेटेड है एक वॉल से, हम उस वॉल को हटा देते हैं, गैसेस मिक्स हो जाती हैं। उस केस में हमारी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, क्या फाइनल वैल्यूज होती हैं हमारे वेरिएबल्स की, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की, वो हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई सिस्टम है, एडियाबैटिक वॉल है, आइसोलेटेड है, एंड यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर कोई गैस है, गैस, एंड यहाँ पर वैक्यूम है। पहले वाले केस में क्या था, हमारे पास दोनों साइड गैसेस थी, और जब हमने वॉल को रिमूव किया था तो दोनों गैसेस मिक्स हो गई थी। इस केस में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे वैक्यूम। इस केस में क्या होगा, सेम हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं। सो दिस गैस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखो, DQ तो साफ पता चल रहा है 0 होगा, बिकॉज एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है, आइसोलेटेड सिस्टम है। DW क्या होगा,
अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, यहाँ पर तो वैक्यूम है, एक्सटर्नल मतलब जो डी डब्ल्यू है, टी की वैल्यू 0 है, वो एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है ही नहीं, तो डी डब्ल्यू इज 0। अब डी डब्ल्यू भी 0 है, डी यू क्या होता है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। मतलब हमारा इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो 0 है, मतलब मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही जब हमारा सिस्टम फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है। एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक का बस यही मतलब है कि हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है। मेरा अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और आइडियल गैसेस जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी गैसेस की, वो चेंज नहीं होती आइडियल गैस के केस में। सिमिलरली हम रियल गैस के केस में भी देख सकते हैं। रियल गैस के केस में क्या होगा, रियल गैस के केस में हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन लेंगे हम। आइडियल के केस में तो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होती हमारी इंटरनल एनर्जी, हमने अभी डिस्कस किया था, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन हो गया हमारी इंटरनल एनर्जी। लेकिन रियल गैस के केस में हमारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं रियल में। जब हमने रियल गैस मतलब जब हमने मॉडिफाई की थी आइडियल गैस इक्वेशन को, जिससे मॉडिफाई करने के बाद हमारी वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन आई थी, जिस रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने अकाउंट में लिया है। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अकाउंट में लेंगे, तब जो मेरी इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम का फंक्शन होगी। जब हम इंटरनल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लिखेंगे, वहां से जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, बस मैं रिजल्ट बता रही हूँ। फॉर रियल गैस हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा वो कम होगा इनिशियल टेम्परेचर से। रियल गैस के केस में हमारा जो टेम्परेचर फाइनल है वो कम है टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब अगर मेरा टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर किसका फंक्शन होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है और जो टेम्परेचर डायरेक्टली, राइट। तो मतलब सॉरी, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। तो अगर मेरा फाइनल टेम्परेचर कम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। और ऑफ कोर्स होगी भी सही, बिकॉज जब हम रियल गैस की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आएगी टर्म। तो इस वजह से हमारी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज है, जैसे हमारा टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कम होता है इन। तो दिस वाज अबाउट एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो हमें ये है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एट अ टेम्परेचर T लेट बीटा एंड K डिनोट द वॉल्यूम expansivity and isothermal compressibility of a gas respectively, then beta by K is equal। ये छोटी छोटी टर्म्स है, एक टर्म होती है वॉल्यूम एक्सपांसिविटी, एक टर्म होती है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, एक होती है आइसोथर्मल इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो ये बस आपको डेफिनेशन देखने की जरूरत है, डेफिनेशन बस आप इनके फॉर्मूलाज देख लो, वही काफ़ी है। दैट्स वाई इसका हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी जो होती है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी को हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं, एंड ये इक्वल होता है 1/v, ये वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है, सो डेल वी डेल टी एट कॉन। दिस इज हाउ यू डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसे हम वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी भी कहते हैं। अब इन्होंने और क्या बोला गया है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है,
-1/v del P over del V एट, ये होता है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड इसे हम K से डिनोट। अब इन्होंने हमसे इसका रेशो पूछा गया है, सो डेल V एट कौन। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या गया है, इनका रेशो बीटा बाय के। बीटा बाय के क्या हो जाएगा, बीटा बाय के विल बी इज 1/v del V over del T at constant pressure divide by -1/v del V over del P at constant। ये क्या आ जाएगा, 1/v कैंसल्स आउट, माइनस ऑफ del V over del T and del V del P T। अब ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है, वो del P over del V at constant temperature del V over del T at constant pressure del T over del P at constant volume equals to -1। हम यहाँ पर बस ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, del V over del T at constant pressure। ओके, सो यहाँ पर आएगा हमारे पास, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर हमारे पास del P over del V आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा del P over del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस हमने प्रॉपर्टी यूज की है और ये यहाँ से आया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट वन, del P over del T at constant। Yes. Next question is, a system undergoes a thermodynamic transformation from state S1 to state S2 via two different paths 1 and 2. The heat absorbed and work done along path 1 is this and this. Effectively, the heat absorbed along path 2 is this, the work done along path 2 is। तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, स्टेट S1 है ये एंड दिस इज स्टेट S2। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के दो पाथ्स हैं, एक तो है पाथ 1, एक है पाथ 2। अब उन्होंने क्या कहा है, सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, S1 से S2 तक जा रहा है via two different paths, yes 1 and 2। the heat absorbed and work done along path 1, heat absorbed कितनी है, heat absorbed is 50 joule and work done डेल्टा W1 कितना गिवन है, 30 जूल। यस, ओके, हमें क्या पूछा गया, इफ द हीट एब्जॉर्ब्ड अलोंग पाथ 2 इज दिस, डेल्टा Q2 इज 30 जूल्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा W2, राइट। यस, द वर्क डन अलोंग पाथ 2 इज। अब देखो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज स्टेट सेम है, इनिशियल स्टेट मैं यहाँ से यहाँ पर जा रही हूँ पाथ 1 चूज करके, या फिर अगर मैं दूसरे पाथ से जाऊँ, इंटरनल एनर्जी मेरी सेम रहेगी बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मेरी इंटरनल एनर्जी है वो दोनों केसेस में सेम रहेगी, तो हम फर्स्ट केस से पहले इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वही इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी दूसरे पाथ के केस में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके चेंज इन वर्क डन निकाल लेंगे अलोंग सेकेंड पाथ। ओके, सो डेल्टा U1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1। यहाँ पर हमने बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज किया है, तो डेल्टा Q1 इज 50 माइनस 30, दिस इज 20। ओके, अब हमें डेल्टा U1 पता है, हम क्या करेंगे, डेल्टा U1
is equals to delta U2 because internal energy is a state function. So this is equals delta Q2 minus delta W. अब ये 20 आया है, हमने देख लिया. डेल्टा Q क्या गिवन था? इट वाज 30 जूल्स. 30 माइनस डेल्टा W, यहाँ से डेल्टा W क्या आ गया? 30 माइनस 20, दिस इज 10 जूल. तो कितना वर्क डन अलोंग पाथ 2 हुआ है? 10 जूल. So the correct option is B. The work done along path 2 is 10 joule. एंड ये 21 में पूछा गया था. इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया है. जो गिवन था तो लिख लो क्या गिवन है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया है विद द कॉन्सेप्ट दैट इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. ओके, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? अ गैसियस सिस्टम enclosed in an adiabatic container is in equilibrium at pressure P and volume V. Okay. Work is done on the system in a quasi-static manner due to which the pressure and volume change to P2 and V2 respectively. In the final equilibrium state, क्या कहा है? P1 से P2 हो रहा है, P1 से ओके, एडियाबैटिक कंटेनर है, ठीक है. इसके बाद क्या कह रहा है? इन द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके, एट एवरी इंस्टेंट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ओबे द कंडीशन. कोर्स एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्या कंडीशन फॉलो कर रहे हैं? पीवी गामा इक्वल्स देन वेयर गामा इज इक्वल्स टू सी बाय सीवी, हमें पता है वो. इफ द वर्क डन इज 0 देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. उन्होंने क्या गिवन है? वर्क डन बता रखा है 0 है, सिस्टम बता रखा है कि एडियाबैटिक सिस्टम है. क्या यूज करेंगे? एडियाबैटिक के केस में हमारा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ. वर्क डन क्या होता है हमारा? इट इज आई गेस 1 बाय गामा माइनस 1 पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ. ये फॉर्मूला प्लीज चेक करना. तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारा वर्क डन 0 है एडियाबैटिक के केस में. जब हम इसको 0 प्लग करेंगे हमारा क्या आ जाएगा? तो अगर हम when your work done is 0, यहाँ से क्या आ जाएगा? पी आई वी आई इज इक्वल्स टू पी एफ वी एफ. मतलब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A इज द राइट वन. यस. जब उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बस ये बताया कि हमारा सिस्टम एडियाबैटिक है और वर्क डन 0 था. ये बता रखा है उन्होंने कि वर्क डन 0 है, तो डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ एंड जस्ट plug the value that work done is 0 and you will get the answer. Next is was also asked in 2021. इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? Isolated ideal gas is kept at pressure P1 and volume V1. Okay, isolated gas है. Isolated gas. जो जो बोल रहा है उसको साथ साथ एक बार माइंड में नोट करते जाओ क्या क्या है. The gas undergoes free expansion and attains a pressure P2 and V2. Identify the correct statement. अब gas undergoes free expansion. free expansion में क्या था? एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस था, वो तो इन्होंने यहाँ से भी मेंशन कर रखा है कि आइसोलेटेड आइडियल गैस है, मतलब DQ तो 0 है. ठीक है. फाइनल अटेन्स अ फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम P2 एंड V2. ठीक है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. अब एडियाबैटिक प्रोसेस तो है ही है, ये तो उन्होंने बता रखा है, और फ्री एक्सपेंशन है. ए तो करेक्ट ऑप्शन है एक. उसके बाद क्या कहा गया है? बिकॉज अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और वर्क डन क्या होता है फ्री एक्सपेंशन में? 0. DW 0 होता है. तो हम यहाँ से क्या यूज करेंगे? अगेन एडियाबैटिक का वर्क डन यूज करेंगे. वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस हमने पिछले क्वेश्चन से ऑब्टेन किया था.
दैट P1 V1 इज इक्वल्स टू, अगेन हमें आएगा 1 V, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। तो A एंड B आर द राइट वंस, तो ये MS था। तो MSQ भी पूछे जाते हैं थर्मोडायनामिक्स के इस पोर्शन, तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया है, प्री एक्सपेंशन किया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का DQ है, आइसोलेटेड सिस्टम ऑलरेडी गिवन है। प्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन 0 होता है, वही हमने अप्लाई किया है एंड यू गॉट द आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स के बारे में, जो कि थर्मोडाइनामिक्स का हॉट टॉपिक है एंड इट विल बी अ कंप्लीट पैकेज, आप कह सकते हो वन शॉट होगा विद PYQs। तो वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।